नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एनटीपीसी के प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन के बुक से हम स्टेट को देखेंगे और आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के सभी स्टेट इसमें दिए हुए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में, जिसके डिटेल सॉल्यूशन को भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 शिफ्ट 1 के पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताने का कोशिश आप लोग कीजिएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को कुछ समय दूंगा, आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए फिलहाल हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो सभी को पता होगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या है देखिएगा। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, प्रधानमंत्री को माना जाता है। आर्टिकल 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद मतलब कैबिनेट बनाया जाता है, जो कि प्रधानमंत्री बनाता है, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री। मतलब प्रधानमंत्री क्या होता है, सेनापति होता है, राष्ट्रपति क्या होता है, राजा होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, आर्टिकल 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है, मतलब प्रथम व्यक्ति होता है भारत का। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, मैंने बता दिया। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख है राज्यपाल होता है, ठीक है। राज्य में अगर देखा जाएगा राष्ट्रपति का दर्जा अगर किसी को दिया जाता है राज्य में तो राज्यपाल होता है, जिसका निर्वाचन कौन करेगा, जिसका निर्वाचन राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कोणार्क का मंदिर किसने बनवाया था। पहला ऑप्शन देखिएगा राजा कुलुसुंगा, दूसरा ऑप्शन है नरसिंह देव प्रथम, तीसरा ऑप्शन है विष्णु गोपा, चौथा ऑप्शन है महिपाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नरसिंह देव प्रथम। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में उड़ीसा में करवाया था, पुरी में करवाया था, जो कि उड़ीसा में। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, यहाँ देखिएगा कि निम्न में से कौन सा किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। बीबी का मकबरा, ताजमहल, चार मीनार, और चौथा ऑप्शन है इत्माद उद दौला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग को पता होगा, चार मीनार। अब देखिए इसका सॉल्यूशन से हम लोग को पता चलेगा कि ऐसा क्यों है, चार मीनार ही क्यों होगा। तो देखिएगा, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था, जो हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। अभी तेलंगाना में वर्तमान समय में स्थित है। इसका निर्माण 1591 में हुआ था। ताजमहल का निर्माण 1632 से लेके 1654 तक हुआ था, बहुत लंबा चला था, 21 साल लग गया था यहाँ पे बनाने में। और शाहजहां ने अपनी बीबी मुमताज महल के लिए ताजमहल को निर्माण करवाया था, उसके कब्र के ऊपर। इसका निर्माण कराने का मुख्य जो कलाकार था उस्ताद अहमद लाहौरी था। इत्माद उद्दौला का मकबरा 1627 में नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है, नूरजहां। मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो पूर्णतः बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितारा दूरा नामक जराव काम किया गया था। और बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 मतलब 1679 में औरंगाबाद में करवाया गया था, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया होगा कि बाकी तीन क्या है, मकबरा है, केवल चार मीनार क्या है, वो चार मीनार क्या है, मकबरा नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या है कि आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। तो सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे, बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था, जिसने 345 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ईसा पूर्व में, ठीक है। ईस्वी नहीं, ईसा पूर्व, दोनों में डिफरेंस होता है। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ, सम्राट अशोक हुआ, जो कि एक प्रभावी शासक था मौर्य साम्राज्य का, ठीक है। और भी कुछ स्टैटिक पॉइंट हम लोग जान लेते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चाणक्य को कौटिल्य भी बोला जाता है, विष्णुगुप्त भी बोला जाता है। और चंद्रगुप्त के दरबार में मेघा अस्थनिज रहता था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेघा अस्थनिज द्वारा लिखित एक पुस्तक है इंडिका, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? बृहदर्थ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, आगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक कोषीय जीव का उदाहरण है? प्रोटोजोआ, एंट्रीपोडा, एक्यूनोडर्मस और उसके बाद एनीलिडस। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर अगर आप लोग को पता होगा तो बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये प्रोटोजोआ है जो है ना, वो एक कोषीय जीव का मतलब एक ही सेल होते हैं इसमें, प्रोटोजोआ में। इसके बाद इनके जीव द्रव्य में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ एंट अमीबा होस्टोलिटिका का संक्रमण मनुष्य में 30-40 वर्ष के लिए बना रहता है। एनीलिडस का शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व से सममित तथा खंडों में बटा होता है। इसका प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने चींटी द्वारा होता है। ठीक है, इसका रुधिर जो रक्त होता है वो लाल होता है एवं तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। उदाहरण के लिए केचुआ, जो कि इन्हीं सबके एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद देखिएगा एक्टिनोडर्मस, इस संघ के सभी जाति समुद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखिएगा, सभी के बारे में मैंने बता दिया, जो चारों ऑप्शन है सभी के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन इयान फ्लेमिंग, दूसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तीसरा ऑप्शन है स्टीफन हॉकिंस और चौथा ऑप्शन है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, पेंसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिलिन नामक जैविक पेंसिलिन नाइटेटम नामक कवक से प्राप्त हुआ। पेंसिलिन की खोज 1928 में हुआ था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल माइक्रोफोन का आविष्कार 1876 में किया था। ग्राहम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार 1876 में हुआ था। जीवाणु बैक्टीरिया की खोज 1683 में ल्यूएन हॉक ने किया था और वायरस की खोज 1892 में इवाना विस्की रूसी वनस्पति शास्त्री थे, इन्होंने किया था। ठीक है, तो सबके बारे में मैंने बता दिया और कुछ स्टैटिक पॉइंट भी आप लोग को मैंने बता दिया। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान पहली बार संशोधन कब किया गया था? आप लोग सभी को पता है कि ये जो आर्टिकल 1951 में संशोधन किया गया था, भारतीय संविधान को 1951 में संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब इसका हम लोग जानते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट। ठीक है, तो इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संविधान मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू किया गया संविधान को। 1949 में 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाया जाता है, और क्योंकि 1949 को लागू बन के तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बट आपसे पूछा जाएगा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है हर वर्ष संविधान दिवस। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति भी बनाया गया था। संविधान संशोधन होता है, इसका जो प्रोसेस लिया गया वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आर्टिकल 368 में संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है, आर्टिकल 368 में। ठीक है, आगे देखिए, अभी काफ़ी ज़्यादा संशोधन हुआ संविधान में, तो पूछा जा सकता है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग में हुआ? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मुझे आप लोग बताइएगा। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी सभी को पता है कि आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, अब देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य शैली प्रारंभ भारत में आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यामिनी, कृष्णामूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के मुख्य कलाकार है। लवनी तमाशा और मौनी महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है और भरतनाट्यम के मुख्य कलाकार यमनी, कृष्णामूर्ति, सोनल मान सिंह, मृगनालिनी साराभाई और वैजंती माला है। इन सब का नाम आप लोग याद रखिएगा।
ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बंगाल का शौक किस नदी को बोला जाता है, मतलब सौरव ऑफ बंगाल। ब्रह्मपुत्र विश्व के भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगा दूसरे नंबर की लंबी नदी है, ठीक है। हुगली, भागीरथी, दामोदर। कमेंट कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर, ठीक है। दामोदर याद रखिएगा। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक बोला जाता है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल झारखंड के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र, छोटा नागपुर के पठार से हुआ और बरमो भाग, अय्यर बांध, तेनूघाट बांध का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में की गई थी। हुगली द्वारा उद्गम स्थल गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी है। हुगली का उद्गम स्थल कौन सा है, गंगा नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के में मानसरोवर झील है। और इस नदी को तिब्बत में सेम्पो तथा असम में दिहांग के नाम से जाना जाता है। विश्व में सबसे बड़ी द्वीप मजली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को यमुना कहा जाता है। गंगा, भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है, गैलीलियो को, कोपरनिकस को, आइजैक न्यूटन को या जे केपलर को। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता होगा और अभी तक आपने दे भी दिया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गैलीलियो को माना जाता है थर्मोस्कोप का आविष्कारक। अब देखिएगा, इससे रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट 1593 में इसका आविष्कार हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद कोपरनिकस ने सौरमंडल की खोज 1540 में की थी। केपलर द्वारा ग्रहों की गति का नियम का खोज 1609 में किया गया था। न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की थी, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट हो गए। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, बुलबुल, चेतक, हाईग्रीव या बादल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सभी को पता होगा, चेतक, ऑप्शन नंबर बी। बहुत आसान क्वेश्चन है। हल्दी घाटी का युद्ध 1556 में महाराणा प्रताप और 1576 में हुआ था। 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था और 1526 में राणा संगा सुसोदिया वंश के थे, उनके साथ अकबर का युद्ध हुआ था। ये पानीपत का युद्ध हुआ था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध था। इसके बाद मुगल साम्राज्य का विस्तार हो गया था, ठीक है। अब देखिएगा आगे इसमें लिखा हुआ हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप अकबर के बीच में हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की हार हो गई थी। और उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, धनुष को चढ़ाते समय उनके सीने में काफी जोर का चोट लगा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। अब यहाँ देखिएगा, महाराणा प्रताप के मेवाड़ के शासक थे, उनकी मृत्यु 57 वर्ष की आयु में 1597 में हुई थी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद हल्दी घाटी में मुगल सेना का जो सेनापति था उसका नाम था मानसिंह एवं आसफ खान ने हल्दी घाटी की युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी, क्वेश्चन नंबर 12, कर्म मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है, टेनिस से, तैराकी से, व्यायाम से या फिर भार उठाने से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्म मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, मतलब है ऑप्शन नंबर डी। कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में कई पदक पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है, इन्हें कांस्य पदक मिला था। संजीता चानू, सुखेन डे, सतीश शिवलिंगम, मीराबाई चानू का संबंध वेट लिफ्टिंग के साथ है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। रॉलेट एक्ट, जिसे ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता था, को कब पारित किया गया था। जालियांवाला बाग का संबंध आप लोग जानते होंगे 13 अप्रैल 1919, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही मैंने बता दिया आप लोग को, 1919 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने भी अपना कुछ अवार्ड जो सम्मान था अंग्रेजी लोग दिए थे जो, उसको लौटा दिया था। देखते डिटेल में सॉल्यूशन। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को पारित हुआ। इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेह जिसपे शक होता है उस व्यक्ति को बिना किसी मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। ध्यान दीजिएगा, गिरफ्तार किया जा सकता था।
13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 19 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत आंदोलन हुआ था इसी के कारण। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखिए, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला ग्रह कौन था? तो लूना 2, लूना 10, अपोलो 10, अपोलो 11। अपोलो 11 जो 1969 में इंसानों को चंद्रमा पे ले गया था, उस यान का नाम था। और यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? लूना 10। लूना 10 में ये पहली बार चक्कर लगाया था चंद्रमा का। अब इससे रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट को जानते हैं। लूना 3 यह पहला अंतरिक्ष यान था। चंद्रमा को पृष्ठ से चित्र भेजा और पृथ्वी की से दिखाई नहीं देते वो सब चित्र भेजा लूना 3। लूना 9 चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला अंतरिक्ष यान था, याद रखिएगा। अपोलो 11 नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला मानव था। जो अपोलो 11 से गए थे वो अमेरिका के थे, यूएसए के थे। स्पेस एक्स भी आप लोग याद रखिएगा कि अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है जो कि एक रॉकेट का भी निर्माण किया है जो कि रीयूज किया जा सकता है। उसके बाद मार्स 2 मंगल ग्रह पर पहली बार उतरने वाला अंतरिक्ष यान था। स्पुतनिक 2 अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते को लाइका को ले जाने वाला उपग्रह था। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, किस बॉक्सर को द रियल डील उपनाम से भी जाना जाता है? माइक टाइसन, मोहम्मद अली, इवाइंडर हॉलीफील्ड, जो लुइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर अगर आप लोग को पता होगा तो मुझे बताइएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इवाइंडर हॉलीफील्ड को। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट को। माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश कहा जाता है। ठीक है, इयान थोरपे को टारपीडो के उपनाम से जाना जाता है। पेले जो फुटबॉल खेलते थे, ब्राजील के थे, बहुत महान स्पोर्ट्समैन थे, ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है। एंड आंड्रे अगासी को डेनिस द मिनोसो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी दो टीम, ठीक है ना, देखिएगा, कौन सी दो टीम पहला आधिकारिक इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला था इन्होंने? इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, या फिर ऑस्ट्रेलिया भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट है। क्रिकेट का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। वहां का राष्ट्रीय गेम क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबोर्न में आयोजित किया गया था। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड व ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबोर्न में आयोजित किया गया था। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी, जिसका मुख्यालय दुबई में अभी स्थित है, इससे पहले कहा था लंदन में था। उसके बाद भारत में क्रिकेट की देखरेख बीसीसीआई करता है। वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष सीके खन्ना है। चाइना मैन, सिली पॉइंट और पॉपिंग क्रीच शब्द क्रिकेट से संबंधित है। तो ये सब आपसे पूछा जा सकता है। आगे, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? गोबी, चोलिस्तान, सुक्कुर, मीरपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? चोलिस्तान बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इससे रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। थार रेगिस्तान की कुल लंबाई 2,60,000 वर्ग किलोमीटर है। थार का विस्तार क्षेत्रफल उत्तर पश्चिम भारत पाकिस्तान में है। लूनी नदी थार रेगिस्तान में लुप्त हो जाती है और गोबी रेगिस्तान मंगोलिया और चीन के विस्तार में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है जो कि उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में कालाहारी मरुस्थल है। ठीक है, अब देखिए, तो ये कुछ स्टैटिक पॉइंट हमने देख लिया। अब आगे देखिएगा 18, प्राचीन काल के जानवरों, पौधे और अन्य जीवों के संरक्षण अवशेषों या चिन्ह के अध्ययन को विज्ञान कहा जाता है। मतलब कौन सा विज्ञान कहा जाता है ये पूछा गया। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्ह के अध्ययन को कौन सा विज्ञान बोला जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान।
इसको इंग्लिश में बोला जाता है, देखिएगा पैलियोटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिएगा, इसका हम लोग डिस्क्रिप्शन देखते हैं। प्राचीन काल में के जानवरों और पौधों के अध्ययन को कहा जाता है जीवाश्म विज्ञान, पैलियोटोलॉजी। और उसके बाद है नृविज्ञान, नृविज्ञान को क्या बोला जाता है, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद क्या है, पुरातत्व विज्ञान, जिसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। यह पुरातत्व संबंधी विज्ञान की शाखा है। उसके बाद है सेरिकल्चर। इस शाखा के अंतर्गत रेशम के कीड़े का पालन और उसमें रेशम के उत्पादन का अध्ययन होता है। नींद का अध्ययन होनोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आगे देखते हैं, निम्न में से किसे मार्स गैस कहा जाता है, प्रोपेन को, इथेन को, मीथेन को या ब्यूटेन को। तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य जो पार्ट होता है 80% मीथेन होता है उसमें, ठीक है ना, 80% मीथेन होता है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग किया जाता है। और प्राकृतिक गैस है ब्यूटेन प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसमें उच्च दाब पर द्रवित सिलेंडर में इसी को भरा जाता है, ठीक है, ब्यूटेन और प्रोपेन को। अक्रिय गैसों की कुल संख्या 6 होती है। रेडॉन गैसीय तत्व में सबसे भारी होता है। क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। फॉस्फीन गैस का उपयोग समुद्री यात्रा में होम से सिग्नल देने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे, ब्रिक्स में बी का मतलब क्या होता है, तो ब्रिक्स में बी का मतलब क्या होता है, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील या बहरीन होता है। क्या होता है आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा ब्रिक्स में बी का मतलब। तो ब्रिक्स में बी का मतलब क्या होता है, ब्राजील होता है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, ब्रिक्स में बी का मतलब क्या होगा, ब्राजील होगा। आगे देखिए, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। ब्राजील को प्रदर्शित करता है बी। ब्रिक्स का पूरा नाम क्या होता है, ब्राजील, रूस, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में की गई थी। उस समय मात्र 4 देश शामिल किए गए थे ब्रिक्स में। दक्षिण अफ्रीका 14 अप्रैल 2011 को ब्रिक्स के तीसरे सम्मेलन में पहली बार शामिल हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, साइप्रस की राजधानी क्या थी। ऑप्शन नंबर ए निकोसिया, ऑप्शन नंबर बी पॉलिस, ऑप्शन नंबर सी लमाइका, ऑप्शन नंबर डी अरेडिपो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, निकोसिया। साइप्रस की राजधानी क्या थी, निकोसिया। निकोसिया। साइप्रस की मुद्रा क्या है, पाउंड। ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी और मुद्रा डॉलर है। किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक तथा मुद्रा सोम है। पोलैंड की राजधानी वर्सा तथा मुद्रा जलोती है। तो ये सब क्वेश्चन है, ये सब जो पॉइंट है ना, ये आपको याद रखना होगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा है, पूर्ण गोला, अधिकांश चपटा, पूर्ण गोल, चपटा। तो आप लोग को कमेंट करना और बताना इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो सभी को पता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, चपटा गोला है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। पृथ्वी का आकार चपटा गोला नारंगी के समान है। पृथ्वी में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल में। वह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है, इसलिए इसे शुक्र की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह बोला जाता है। पृथ्वी की विषुवत व्यास 12,742 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर है, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे क्या है यहाँ पे, अरुणा आसिफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, स्वराज्य आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अरुणा आसिफ अली को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज इन्होंने फहराया था। अब देखिए इसके बारे में कुछ स्टैटिक पॉइंट जानते हैं। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी आंदोलन के में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को नागपुर में सी विजय धराचार्य की अध्यक्षता में किया। सविनीय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ की गई थी, ठीक है। तो ये स्टैटिक पॉइंट आप लोग को याद रखना है। आगे देखते हैं, मृणाली साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थे, फिल्म अभिनेत्री थी। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं सीधा आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी मतलब शास्त्रीय नृत्य थी। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक पॉइंट हम लोग जानते हैं। ये कुछ ज़्यादा स्टैटिक पॉइंट नहीं है क्योंकि करंट अफेयर है। चलिए आगे देखते हैं। वास्को डिगामा कब भारत आया था? तो 1492, 1498, 1948 या फिर 1857। तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? लगभग सभी को पता होगा 1498 में आया था। ठीक है। कोलंबस को भारत की खोज के लिए भेजा गया था, बट वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था जिसने भारत को पहली बार खोजा था समुद्री मार्ग के जरिए। यूरोप और भारत के बीच में समुद्री मार्ग की इसी ने खोज की थी और पुर्तगाल में आया था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी बनाई थी कोचीन में। ठीक है, कोठी मतलब होता था फैक्ट्री। आगे देखिएगा, आगे है यहाँ पे मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा थे? 1, 2, 3, 4। तो आप लोग को पता है फोबोस और डिमोस दो ही चंद्रमा है। मैंने शायद नाम सही बोला या गलत बोला, देख लेता हूं मैं। मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा हैं, 2 चंद्रमा का नाम है फोबोस और डिमोस। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा करने में 2 साल, लगभग 2 साल लगता है, मतलब 687 दिन का समय लग जाता है। इस ग्रह को लाल ग्रह बोला जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। सौर्य मंडल का सबसे लार्जेस्ट ज्वालामुखी यहीं पे है, उसका नाम क्या है? ओलियस मेसी है, इसी ग्रह पर स्थित है। बुध तथा शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, बुध ग्रह को 88 दिन लगता है। पृथ्वी और शुक्र ग्रह जो होता है ना आपस में एक समान होता है, जुड़वा बहन बोला जाता है पृथ्वी और शुक्र ग्रह को। बट शुक्र ग्रह पृथ्वी के उल्टा रोटेशन करता है, पूर्व से पश्चिम पृथ्वी करता है, ये पश्चिम से पूर्व करता है। आगे सबसे अधिक उपग्रह वाला जो प्लैनेट है ना वो है शनि, सैटर्न, जिसके 82 चंद्रमा भी खोजे गए, 20 चंद्रमा खोजा गया और पहले 62 था, 82 हो चुका है। और इसके बाद बृहस्पति का नंबर आता है। बृहस्पति नारंगी रंग का होता है, उस पर व्हाइट कलर का धारिया बना होता है। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, चंद्रमा पे 14 डेज क्या होता है? लूनर डेज जो होता है वो 14 दिन का होता है, 14 दिन का होता है। 14 दिन वहां पे रात होता है, 14 दिन वहां पे क्या होता है? दिन होता है। एक ही भाग हम लोग को दिखता है वहां पे। ठीक है, तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2014 में डैश लोकसभा का चुनाव हुआ था? 16वां हुआ था, 19वां हुआ था, 14वां हुआ था या 23वां हुआ था? तो कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ए 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2014 में 16वीं लोकसभा। अभी 17वां हुआ, अब उसके बाद 18वां होने वाला है। 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ। 16वीं लोकसभा का चुनाव रिकॉर्ड 9 चरणों में हुआ था। 16वीं लोकसभा नोटा नॉन ऑफ द एबव विकल्प भी दिया गया था पहली बार। और इस चुनाव में कुल 543 सीट का चुनाव हुआ था, 543 सीट का। इस चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। और 16वीं लोकसभा तथा सभा चुनाव में एनडीए ने 336 सीट अपनी झोली में की। 16वीं लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा ने अपने बहुमत दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। ठीक है, तो ये सब आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा, दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में या फिर मलेशिया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीलंका में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए कुछ स्टैटिक पॉइंट भी देख लेते हैं। दम्बुला का स्वर्ण मंदिर तो मैंने बता दिया। उसके बाद पोटाला हंसा तिब्बत में है। ओपेरा हाउस सिडनी में है। श्वेत ड्रैगन पैगोडा रंगून म्यांमार में स्थित है। कोलोसियम रोम इटली में स्थित है। झुकी हुई मीनार इटली में है। पेटांगन वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? वीर सावरकर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सुब्रह्मण्यम भारती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, देखिए यंग इंडिया के भी लेखक कौन है? महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी ने डू या डाई, करो या मरो 1942 में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिल्ली चलो और तुम में मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो हे राम महात्मा गांधी ने दिया था। पूर्ण स्वराज्य का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने दिया था, जिनके नाम पे अनुग्रह नारायण जो रेलवे स्टेशन है शायद इन्हीं के नाम पे है।
वंदे भारत का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा इकबाल ने दिया था। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट हुआ। आगे देखिए, हमारी आंखों में लेंस का काम क्या होता है? तो हमारी आंखों में लेंस का काम क्या होता है? आंखों की फोकल दूरी को बदलना। ठीक है ना, आंखों के में लेंस का काम क्या होता है? आंखों की फोकल दूरी को बदलना। आंखों में लेंस का काम होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं, अवतल लेंस होते हैं। लेंस की क्षमता एसआई यूनिट डायोप्टर होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। निकट दृष्टि मायोपिया के निवारण के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इससे दूर दृष्टि के निवारण के लिए फोकस दूरी के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने सब आप लोगों को बता दिया स्टैटिक पॉइंट। चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32, सबसे छोटा महाद्वीप सभी को पता है। ऑप्शन आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका या दक्षिण अमेरिका। कमेंट कीजिए, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया होगा, क्योंकि इसमें केवल दो देश है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, सभी को पता है। 1642 में इसकी खोज की गई थी। कैप्टन कुक ने 1769 में यहाँ गए थे, जो कि इंग्लैंड के थे। आगे, इस महाद्वीप में 22 देश है। 22 देश है, सॉरी, इस महादेश में कितने देश है? 22 देश है। ठीक है, जिसमें प्रमुख है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। कीवी, ऑस्ट्रेलिया को कीवी भी बोला जाता है ना, एक पक्षी होता है शायद। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को एबोरिजिनस कहते हैं। ठीक है, एबो, मैं लिख देता हूं यहां पे ए। ठीक है, वो ये, ठीक है ना, बोलने में मुझसे गलती हो रहा है, आप लोग देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस से लैंड ऑफ कंगारू, प्यासी भूमि की देश भी बोला जाता है। अंटार्कटिक महाद्वीप विश्व का 5वां लार्जेस्ट महाद्वीप है। अफ्रीका विश्व का दूसरा, कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अमेरिका विश्व का 4था लार्जेस्ट महादेश है। एशिया तो पता ही है आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। हैकर क्या होता है? सभी को पता है हैकर क्या होता है। सबसे देखिएगा, जो डेटा बिना आपकी अनुमति के आपसे आपका डेटा को चोरी कर लेता है, मान लीजिए, ठीक है, उसे हैकर बोलते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लिखा हुआ देख लीजिएगा, सभी को पता होता है हैकर क्या होता है। इसलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व क्षय रोग टीबी कब मनाया जाता है? 28 मार्च, 24 मार्च, 24 मई, 28 मई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 24 मार्च होता है ना। हाँ, गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। डाक जीवन बीमा दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धाजन दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35वां देखिएगा। किसी तत्व का परमाणु एटॉमिक वेट ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसके साथ है उस तत्व का परमाणु भार की तुलना की जाएगी? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। कमेंट कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रोजन से उसकी तुलना की जाएगी। तो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। किसी तत्व का परमाणु भार मतलब एटॉमिक वेट ज्ञात करना है, तो हाइड्रोजन के साथ उसकी तुलना की जाती है। सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन को हमेशा H2 के फॉर्म में दिखाया जाता है। ठीक है ना। तो इसके 35 क्वेश्चन दिए हुए थे पहले सेट में। तो जितने भी क्वेश्चन दिए थे एनटीपीसी के पहले सेट में, मतलब 28/3/2016 शिफ्ट 1 के सभी क्वेश्चन को हमने देख लिया। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो या किसी और टॉपिक पर आप लोग को वीडियो चाहिए होगा मैथ्स पे या रीजनिंग के पे, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। टाइमिंग मैंने फिलहाल इस क्लास का कुछ रखा नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा टाइमिंग। ठीक है, आशा करता हूं कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।